प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, लोअर इनवर्टिब्रेट्स स्ट्रक्चर एवं फंक्शन के इस पेपर की व्याख्यान माला की श्रृंखला में अब तक हम फाइलम प्रोटोजुआ और फाइलम पोरीफेरा का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले हमने जंतु वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम संघ निडेरिया या संघ सिलेंट्रेटा का डिटेल में अध्ययन इस व्याख्यान के दौरान करेंगे। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक कोशिकीय के प्राणियों को प्रोटोजुआ के अंतर्गत और बहुकोशिकीय के प्राणियों को मेटाजुआ के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद में है प्रोटोजुआ, जिसमें समस्त एक कोशिकीय प्राणियों का समूह है, वो एक फाइलम प्रोटोजुआ का दर्जा उसको दिया जाता है। उसके बाद में मेटाजुआ में 3 उपजगत बनाए गए, जिसमें एग्नेटोजुआ, पैराजुआ और यूमेटाजुआ शामिल हैं। पैराजुआ में फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों को रखा जाता है, जिसमें कोशिका स्तर तक का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इसका अध्ययन हम पूर्व व्याख्यान में कर चुके हैं। फाइलम उपजगत यूमेटाजुआ के अंतर्गत से समस्त बहुकोशिकीय के प्राणी सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें सिलेंट्रेटा से लेके कोडेटा तक के समस्त फाइलम इसके अंतर्गत आते हैं। यूमेटाजुआ में भी सममिति के आधार पर 2 श्रेणियों में इसे विभाजित किया जाता है। वे प्राणी जिसमें रेडियल सिमेट्री या अर्य सममिति पाई जाती है, उनको रेडिएटा के अंतर्गत रखा गया, और दूसरे वे समस्त प्राणी जिसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, उनको बाइलेटेरिया या द्विपार्श्व सममिति वाले प्राणियों के अंतर्गत उनको रखा जाता है। रेडियल सिमेट्री रखने वाले जो जंतु हैं वो फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा में आते हैं। तो एकमात्र 2 ऐसे फाइलम हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जिसमें फाइलम टिनोफोरा और फाइलम सिलेंट्रेटा है। हालांकि इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, परंतु उनके भ्रूणीय विकास का अगर हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि उनके जो लार्वा अवस्था है वहां पर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन बाद में रूपांतरण या कायांतरण के दौरान उनमें अर्य सममिति की उत्पत्ति हो जाती है। तो आज के इस व्याख्यान में हम संघ निडेरिया या संघ सिलेंट्रेटा का अध्ययन करेंगे। संघ निडेरिया है वो एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेटल। नेटल जो एक प्रकार का पौधा होता है जिसके स्पर्श करने से जलन उत्पन्न होती है, त्वचा में खुजली उत्पन्न होती है, और उसी नेटल शब्द ऐसे निडेरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इन प्राणियों में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको दंश कोशिकाएं कहते हैं। ये दंश कोशिकाएं हैं, उनके अंतर्गत विष भरा होता है। जैसे ये किसी शिकार के संपर्क में आते हैं, वो अपना जो विष है उसके अंतर्गत छोड़ देते हैं और उससे उस शिकार की मृत्यु हो जाती है। तो निडेरिया शब्द की उत्पत्ति इसी नेटल शब्द से हुई है। दूसरा, इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा भी इसको कहते हैं। सिलेंट्रेटा शब्द की उत्पत्ति सिलेंट्रॉन नामक शब्द से हुई है। सिलेंट्रॉन का अर्थ होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी, अर्थात इन प्राणियों के शरीर में एक केविटी पाई जाती है जिसको जठर संवहनी गुहा या गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी कहते हैं। इसी गुहा के अंदर इनमें भोजन का पाचन होता है, और इसी गुहा की उपस्थिति के कारण, चूंकि उसका नाम सिलेंट्रॉन, ग्रीक शब्द सिलेंट्रॉन उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसी कारण से इस फाइलम को सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। इस फाइलम के सदस्यों की उत्पत्ति लगभग 11 है प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कैम्ब्रियन काल से पहले इनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है, और लगभग 11,000 जीवित जातियां इनकी अब तक ज्ञात हैं, और अनेक जीवाश्म जो हैं वो इनके ज्ञात हैं। तो संघ सिलेंट्रेटा के जो सदस्य हैं, अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं, समुद्रों में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ सदस्य जैसे हाइड्रा है, ये स्वच्छ जलीय जो पानी है वहां पर भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश सदस्य इनके समुद्री होते हैं। कैम्ब्रियन काल से पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके शरीर में एक जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। पूरा शरीर है, उसमें 2 सतह होती हैं। एक सतह जिस साइड में मुख होता है उसको ओरल सरफेस कह देते हैं, और दूसरी साइड जहां मुख नहीं होता है उसको अब ओरल सरफेस कह देते हैं। तो जिस साइड में मुख होता है वो ओरल सरफेस कहलाती है। इसका एक कॉमन एग्जांपल जो अपन हाइड्रा के रूप में देखते हैं, हाइड्रा जिस साइड में इसके मुख होता है वो ओरल सरफेस या मुख्य सतह कहलाती है, और दूसरी जो मुख के अपोजिट की दिशा जो है वो अब ओरल सरफेस या अपमुख्य सतह कहलाती है। संपूर्ण जो शरीर है उस शरीर के अंदर एक कैविटी या गुहा उपस्थित होती है जिसको सिलेंट्रॉन या जठर संवहनी गुहा कहते हैं। ये भोजन या शिकार को पकड़ के इस जठर संवहनी गुहा में डाल देते हैं, और वहां पर जठर संवहनी गुहा के अंदर भोजन का पाचन होता है।
फिर अनडाइजेस्टेड फूड या जो अपाच्य भोजन है उसी को भी मुख के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा जैसी संरचना का इनमें अभाव होता है। तो इस जठर संवहनी गुहा जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो एक डाइजेस्टिव कैनाल के रूप में या एक आहारनाल के रूप में भी कार्य करती है, इसको सिलेंट्रोन कहा जाता है और इसी कारण से इसका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया है। इस संपूर्ण गुहा में सीलिया या पक्षमाप पाए जाते हैं। ये सीलिया से रेखित होती है। एक साइड में मुख होता है जिसको ओरल सरफेस कहते हैं और दूसरी साइड में मुख नहीं होता है, यानी मुख के अपोजिट डायरेक्शन दिशा जो होती है उसको अपमुखीय सतह या अवमुखीय सतह कहते हैं। इस मुख्य और अवमुखीय सतह इसी एक्स पे इसको दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसी कारण से इसमें अरीय सममिति पाई जाती है। तो सिलेंट्रेटा के जो सदस्य हैं उनमें अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी इस एक्स पे इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से इसके 90 डिग्री पे हम इसको इस प्रकार से भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो एक से अधिक अक्ष पर इसको हम दो समान भागों में विभाजित कर देते हैं ऐसे प्राणियों को, और इसी कारण से इनमें अरीय सममित प्राणी इनको कहा जाता है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। जंतु बहुकोशिक होते हैं, यानी शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। कुछ हद तक इसमें कोशिकीय विभेदन भी पाया जाता है। सेलुलर डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी कोशिकाएं अपने कार्यों को करने के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। कुछ कोशिकाएं जो केवल पाचन में भाग लेती हैं, कुछ कोशिकाएं जो श्वसन या सरफेस पे गैसों के एक्सचेंज में भाग लेती हैं, या कुछ जो कोशिकाएं वो प्रकाशग्राही या स्पर्शग्राही अंग के रूप में इनमें पाई जाती हैं। कुछ कोशिकाएं शिकार पकड़ने का कार्य करती हैं। तो सेलुलर लेवल पे इनमें डिवाइडेशन या विभेदन देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, और ये प्राणी जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं। ऐसे जंतु द्विस्तरीय होते हैं, दो जनन स्तर इनमें देखने को मिलते हैं। बाहरी जो स्तर होता है, बाहरी जो कोशिकाओं की परत होती है, उसकी उत्पत्ति भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान एक्टोडर्म से होती है। तो एक्टोडर्म से उत्पन्न होने वाला यह स्तर जो है वो एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस कह देते हैं इसको। और दूसरा जो आंतरिक स्तर होता है जिसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है, उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। तो द्विस्तरीय ये प्राणी होते हैं। बाहरी स्तर जो एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है, और आंतरिक स्तर जो एंडोडर्म से बनता है वो गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। दोनों स्तरों यानी एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के मध्य एक अकोशिकीय एक पदार्थ भरा रहता है, जिलेटिनी पदार्थ भरा रहता है, जिसको मिसोग्लिया कहते हैं। तो दोनों स्तरों के मध्य मिसोग्लिया पाया जाता है। इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको निमेटोसिस्ट, निमेटोसाइट्स या दंश कोशिकाएं कहते हैं। ये जो दंश कोशिकाएं हैं ये दोनों स्तरों में पाई जा सकती हैं, दोनों स्तरों में देखने को मिलती हैं, या फिर ये केवल एक स्तर में पाई जा सकती हैं। दंश कोशिकाएं जो हैं उनकी संरचना विशेष प्रकार की होती है। इसमें एक ऊपर की तरफ एक कंटक समान संरचना होती है जिसको निडोशिल कहते हैं। इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना है वो उसमें उपस्थित होती है। जैसे ही ये दंश कोशिका किसी शिकार के संपर्क में आती है, उसका जो निडोशिल है वो वहां चुभता है, और उसके चुभने से यहाँ इसके अंदर जो धागा है वो धागा ये बाहर निकल जाता है, और जैसे ये धागा बाहर निकल जाता है, ये जो धागा है वो उसके अंदर शिकार है उसके अंदर धंस जाता है। इस धागे के द्वारा जो विष होता है वो विष फिर उस शिकार के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे शिकार है वो बेहोश हो जाता है या उसको मार दिया जाता है। तो ऐसी अनेक दंश कोशिकाएं एक साथ शिकार को धंसती हैं। ये दंश कोशिकाएं मुख पर उपस्थित जो स्पर्शक हैं उस स्पर्शक में ये दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्पर्शकों में ये पाई जाती हैं। तो इन दंश कोशिकाओं यानी स्पर्शक जैसे जैसे लहराते हैं वैसे इस वो शिकार के संपर्क में आते हैं, तो स्पर्शकों में उपस्थित दंश कोशिकाएं उस शिकार में चुभ जाती हैं और शिकार को मार देती हैं। तो दंश कोशिकाओं की उपस्थिति होने के कारण इस फाइलम का नाम निडेरिया भी रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। एक मुख्यस्था होती है जैसे हाइड्रा, इसका अपन कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो इसका हाइड्रा है जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो हाइड्रा की एक सतह जहां पर मुख पाया जाता है उस वह मुख्य सतह कहलाती है। हाइड्रा एक स्थानबद्ध एक प्राणी है, स्वच्छ जलीय प्राणी है। जिस ओर मुख होता है वो मुख्य सतह कहलाती है। उसके चारों ओर घेरे हुए स्पर्शक होते हैं और स्पर्शकों की सहायता से ये शिकार को पकड़ता है। स्पर्शकों में उपस्थित जो दंश कोशिकाएं हैं वो शिकार को मारने का कार्य करती हैं। फिर स्पर्शकों की सहायता से उसको पकड़कर ये मुख में उस शिकार को डाल लेता है।
तो मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। जठर संवहनी गुहा है वो सिंपल हो सकती है या फिर उसमें पट पाए जा सकते हैं और पटों से ये विभाजित भी हो सकती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सरल हो सकती है या पटों से डिवाइड हो सकती है। मैंने पहले भी बताया कि गुदा का अभाव होता है, गुदा नहीं पाई जाती है, अपचित भोजन है वो मुख के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण जैसी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किसी प्रकार के सिस्टम इनमें नहीं पाए जाते। सामान्य बॉडी सरफेस से विसरण के द्वारा ये सभी गतिविधियां संपन्न हो जाती हैं। बॉडी सरफेस पे जो कोशिकाएं संपर्क में हैं, वो वातावरण से या जल से जो ऑक्सीजन ले लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देती हैं, वो ऑक्सीजन से सभी कोशिकाओं तक विस्तृत हो जाती है, उन तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार उत्सर्जित पदार्थ भी विसरण के द्वारा बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं और विभिन्न पदार्थों का जो आवागमन है वो भी परिसंचरण तंत्र जो है वो भी इनमें नहीं पाया जाता, वो भी विस्तृत होकर विभिन्न पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। तो इन सभी तंत्र का अभाव होता है। पाचन तंत्र हालांकि इनमें बाह्य कोशिकीय होता है, पाचन तंत्र इनमें पाया जाता है जिसके लिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। पाचन बाह्य कोशिकीय होता है जो उस सिलेंट्रॉन नामक कैविटी में होता है, लेकिन कुछ हद तक जो पाचन है वो फिर गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाओं में भी होता है, यानी अंतः कोशिकीय पाचन भी देखने को मिलता है। तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क या मेरुरज्जु जैसी कोई संरचना इनमें नहीं पाई जाती है। हालांकि कई स्थानों पे तंत्रिकाओं का नेटवर्क या तंत्रिकाओं का जाल देखने को मिलता है। तो कई प्रकार के तंत्रिके नेटवर्क इनमें पाए जाते हैं, जिसकी डिटेल में स्टडी हम जब ओविलिया का अध्ययन करेंगे, ओरिलिया का अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे। तो तंत्रिकाओं के कई गुच्छे या नेटवर्क कई भिन्न भिन्न स्थानों पर देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम तंत्रिका कोशिकाओं की उत्पत्ति या तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो संघ सिलेंट्रेटा में देखने को मिलती हैं, लेकिन एक नर्वस सिस्टम है वो सबसे पहले आपको प्लेटीहेल्मिन्थेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर केवल तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। संवेदांगों के रूप में कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आई स्पॉट या जिसको ओसिलाई भी कहते हैं, ओसिलाई इनमें पाई जाती है। ये प्रकाश ग्राही अंग होते हैं, ये किसी प्रकार की इमेज नहीं बनाते हैं, लेकिन प्रकाश की मात्रा किस दिशा में कितनी आ रही है उसका ज्ञान इनको इन आई स्पॉट के द्वारा होता है। संतुलन पुटी या स्टेटोसिस्ट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जब कुछ जो मुक्त जीवी जो प्राणी हैं वो जब जल में तैरते हैं तो उनका संतुलन इसी स्टेटोसिस्ट के कारण बना रहता है, ये बैलेंस बनाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से ऑल्फैक्टरी जो अंग भी पाए जाते हैं, ग्रहण ग्राही भी पाए जाते हैं जो जल की रासायनिक प्रकृति की जांच करते हैं। तो कई प्रकार के जो संवेदांग हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनमें बहुरूपिता या पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। बहुरूपिता से तात्पर्य होता है कि जब कोई जीव है वो एक से अधिक स्वरूपों में अगर देखने को मिले तो इस प्रकार की स्थिति बहुरूपिता या पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। सामान्यतः इसमें दो प्रकार के स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक जिसको पोलिप कहा जाता है, ये स्थानबद्ध प्राणी होते हैं, ये एक स्थान पे फिक्स रहते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। हालांकि इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो रूपांतरण है पोलिप है वो भी कई प्रकार के पोलिप आपको देखने को मिलेंगे जब हम इसमें बहुरूपिता का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सामान्य पोलिप जो एक भोजन ग्रहण करने का काम करता है, जो भोजन जिस भोजन प्राप्त करने का जिम्मा होता है या पोषण का जिम्मा होता है, गैस्ट्रोजोइड होते हैं, जो जनन का कार्य करते हैं गोनोजोइड होते हैं, जो सुरक्षा का कार्य करते हैं वो डेक्टिलियोजोइड होते हैं। तो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए पोलिप रूपांतरित होते हैं, तो उसके इस आधार पर नाम रखे जाते हैं। इसका जो दूसरा रूप होता है वो मेडुसा अवस्था होती है, ये गतिशील होता है और छाते के आकार का होता है या घंटी के आकार का होता है। तो इसका जो मेडुसा अवस्था होती है वो गतिशील होती है, ये एक अम्ब्रेला शेप की संरचना होती है, ये जल में तैरते रहते हैं। मेडुसा में भी कई प्रकार की इसमें विभेदन या विभिन्न प्रकार के स्वरूप हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इसका जो वर्गीकरण का आधार है, फाइलम सिलेंट्रेटा का जो वर्गीकरण है वो इसी आधार पर किया गया है कि कुछ सदस्य हैं उनमें दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, कुछ सदस्यों में केवल पोलिप पाए जाते हैं, कुछ में केवल मेडुसा पाए जाते हैं। तो मोटे तौर पे हम कहें तो पोलिप है वो स्थानबद्ध स्वरूप होता है, जबकि मेडुसा एक गतिशील अवस्था होती है। पोलिप सामान्यतः अलैंगिक जनन करते हैं और मेडुसा जो है वो लैंगिक जनन करते हैं। इसका हम विस्तार से अध्ययन जब हम इसमें बहुरूपिता का अध्ययन करेंगे तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के पोलिप, उनके कार्य और मेडुसा इन सब का हम वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे।
मैंने आपको बताया कि अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं, कुछ सदस्य जो है वो स्वच्छ जलीय भी होते हैं, जैसे हाइड्रा। कुछ सदस्यों में पेशी कोशिकाएं या मसल सेल भी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले कुछ संकुचनशील कोशिकाएं जो संकुचन का कार्य कर सकती हैं, वो संग में देखने को मिलती हैं। मसल सेल इनमें देखने को मिलती हैं। सदस्य जो हैं वो एकलिंगी भी हो सकते हैं, और कुछ सदस्य जो होते हैं वो द्विलिंगी भी होते हैं, यानी दोनों प्रकार के जो गोनेट्स हैं वो एक ही प्राणी में देखने को मिलते हैं। जनन है वो अलैंगिक जनन भी हो सकता है, जो मुकुलन के रूप में हो सकता है, और लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। लैंगिक जनन के दौरान जो जननांग है वो एक ही वेष्टि में हो सकते हैं या दो अलग अलग वेष्टियों में हो सकते हैं। जनद जो है उनमें बाहर से कोई विभेदन देखने को नहीं मिलता है, यानी वृषण और अंडाशय एक जैसे दिखाई देते हैं। वृषण है वो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, और शुक्राणु जो है वो जल में रिलीज हो जाते हैं, और अंडाशय के द्वारा ओवरी या अंडे उत्पन्न किए जाते हैं। जैसा कि हम ओरिलिया में पढ़ेंगे, वो शुक्राणु उस अंडाशय से उत्पन्न अंडों तक पहुंचते हैं, वहां निषेचन करते हैं। जनद होते हैं, इनके जो गोनेड होते हैं वो सरल होते हैं, कोई प्रकार की नलिकाएं उनसे बाहर नहीं निकलती, वो नलिका विहीन होते हैं। तो गोनेड यानी अंडाशय या वृषण सरल होते हैं, नलिका विहीन होते हैं। निषेचन के बाद में विदलन होता है, तो विदलन इनमें पूर्णभंजी या होलोब्लास्टिक होता है। विदलन से तात्पर्य है कि जब निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में होने वाले जो प्रारंभिक विभाजन है वो विदलन कहलाते हैं, जिससे फलस्वरूप एक कोशी के जाइगोट से बहुकोशी के भ्रूण का निर्माण होता है। विदलन होलोब्लास्टिक होते हैं, यानी पूर्णभंजी का मतलब है कि संपूर्ण जो जाइगोट है उसमें पूर्ण रूप से कोशिकाएं विभाजित होती हैं। कंप्लीट डिवीजन होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से डिवीजन हो और फिर नीचे का जो पोर्शन है वो विभाजित ना हो, ऐसा ना नहीं होता है। पूर्ण रूप से जो है वो भ्रूण विभाजित होता है। तो विदलन पूर्णभंजी होता है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात लार्वा अवस्था बनती है, और इनका जो लार्वा है वो प्लेनुला लार्वा कहलाता है। तो लार्वा अवस्था पाई जाती है, और लार्वा प्लेनुला लार्वा कहलाता है, यानी अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन इनमें देखने को मिलता है। ब्लास्टोपोर से मुख का परिवर्तन होता है। स्टार्टिंग में जब मेरी पहली क्लास मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि भ्रूणीय परिवर्तन के आधार पर भी जो प्राणी है उनको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक जिनमें प्रोटोस्टोमिया और दूसरे को ड्यूटेरोस्टोमिया कहा था। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जब कोरोक्रंद्र का निर्माण हो जाता है, यानी कोरोक्रंद्र वो संरचना होती है जहां से जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं अंदर की तरफ इन्वेजिलेट होती हैं, अंतर्वलित होती हैं। तो इस प्रकार से बनी जो संरचना है उसके के फलस्वरूप भ्रूण है वो त्रिस्तरीय हो जाता है। तो एक साइड से जहां से कोशिकाएं अंदर की तरफ अंतर्वलित होती हैं, वो जो छिद्र होता है वो ब्लास्टोपोर कहलाता है। अब अगर ये ब्लास्टोपोर जो है वो भविष्य में अगर ये मुख का निर्माण करता है, तो ऐसे प्राणी प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरे ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है, वो ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा ये ड्यूटेरोस्टोमिया में आते हैं। उससे पहले के जितने भी फाइलम हैं वो प्रोटोस्टोमिया में आते हैं, यानी उनमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। तो इनमें भी भविष्य में जो ब्लास्टोपोर है वो मुख का निर्माण करता है, उससे ओरल सरफेस बनती है। एक संघ सिलेंट्रेटा के जो सदस्य हैं वो कोरल का निर्माण करते हैं, प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। कुछ सदस्यों में इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, वो कवच से जो चूना है वो धीरे धीरे समुद्र के पेंदों में जमता जाता है, और फलस्वरूप एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका भी डिटेल में अपन जो अध्ययन है वो आगे करेंगे। तो ये प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। तो ये फाइलम सिलेंट्रेटा के महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं, इसके बारे में इस व्याख्यान में मैंने आपको बताया। ये रेडिएटा के अंतर्गत आते हैं, यानी इनमें आर्य समिति पाई जाती है। सिलेंट्रोन नामक देह गुहा के पाए जाने के कारण और निमेटोसाइट्स यानी दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण इनको सिलेंट्रेटा या निडेरिया नाम दिया जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन और उसके जो प्रमुख वर्ग हैं उनके लक्षणों का अध्ययन अपन नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।